हेलो मेरे प्यारे बच्चों, संगम अकादमी के YouTube चैनल पर मैं अंबुज श्रीवास्तव आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने प्यारे बच्चों को याद दिला दूं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्लास और टाइप्स ऑफ क्लासेस के बारे में। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के टाइप्स की बात की जाए, अगर आपके सामने यह प्रश्न आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस 3 प्रकार के भी होते हैं और सेंटेंस 5 प्रकार के भी होते हैं। जहां तक बात की जाए 3 प्रकार की, तो कंस्ट्रक्शन के आधार पर, संरचना के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। और आपने इन 3 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ा होगा। एक टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में आपने इन 3 प्रकार के सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होगा कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आपने इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ा होगा। एक टॉपिक है नरेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आपने इन 5 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ा होगा। तो हम लोग 3 प्रकार के सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं और 5 प्रकार के सेंटेंसेस को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 प्रकार के सेंटेंस की बात करते हैं, इसलिए क्योंकि ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस आधारित है क्लास और टाइप्स ऑफ क्लासेस पर। और हमने पिछली क्लास में क्लास और टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात को बताया है, इसलिए हम पहले 3 प्रकार के सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं, जबकि हमें 5 प्रकार के सेंटेंसेस से ही लेना देना है। क्योंकि जब हम आपको टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो हर टॉपिक में ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस ही आएंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन चूंकि बेसिक फंडामेंटल चीजें हम बता रहे हैं, तो इस बेसिक फंडामेंटल में हम आपको ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में भी एक आउटलाइन दे देते हैं। थोड़ी बहुत इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो हम आगे आरंभ करते हैं। कंस्ट्रक्शन के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। आइए देखते हैं। There are 3 types of sentences. On the basis of कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के आधार पर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस की बात की जाए तो सिंपल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा और सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताया गया होगा कि सामान्य तरीके से ऐसे ही बता दिया जाता है कि वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे ही हम कह देते हैं सिंपल सेंटेंस। ऐसे ही आपको बताया गया होगा और यह सही भी है। जूनियर सेक्शन में ऐसे बता दिया जाता है कि वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
ठीक है, सही है, लेकिन आप एक और भी तरीके से जान लीजिए जो कि वही ऑथेंटिक तरीका है। इस तरीके से ही आपको इस लेवल पर समझना होगा। और सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है। आपको मैं बता दूं कि सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन होता है कि वह सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे ही हम एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस बात को, इस हिंदी की बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, डेफिनेशन के रूप में मिल जाएगा। तो इस बात को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं कि वह सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है उसे हम सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। द सेंटेंस दैट हैज only one finite verb, only one finite verb is called simple sentence. The sentence that has only one finite verb is called सिंपल सेंटेंस। वह सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का डेफिनेशन बड़ी सिंपल है और बात आपको समझ में भी आ गई होगी कि जिस सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम एक सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। लेकिन क्या डेफिनेशन बता देने से आपको सिंपल सेंटेंस पहचान करने आ जाएगा? जी नहीं भाई, डेफिनेशन तो हर बुक्स में लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह डेफिनेशन सबको पता भी होगा, यह कोई नई बात नहीं बताई जा रही है। लेकिन डेफिनेशन जान लेने से आपको सिंपल सेंटेंस पहचान करने नहीं आ पाएगा। आपको सिंपल सेंटेंस पहचान करने के लिए पहचान करने आना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। जब तक आप फाइनाइट वर्ब को पहचान नहीं कर पाएंगे और जब तक इसको सीख नहीं पाएंगे कि फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचान किया जाता है, तब तक आप सिंपल सेंटेंस को पहचान नहीं कर पाएंगे। तो हम अब प्रयास करते हैं कि बताना या चाहते हैं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फाइनाइट वर्ब अगर आपको समझ में आ जाता है तो सिंपल सेंटेंस को पहचान करना आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचान किया जाता है। एक छोटा सा प्रश्न है, यह क्वेश्चन है आपसे कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। भाई सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, मैथ्स के सभी लोग स्टूडेंट होंगे, आपको बताना होगा कि tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। अब इतनी जानकारी तो आपको मैथ्स में होगी ही। तो tan 90 डिग्री के वैल्यू की बात की जाए, इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, अर्थात tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट को हम हिंदी में कहते हैं अनंत। इनफाइनाइट को हम हिंदी में कहते हैं अनंत या असीमित कह लीजिए तब भी सही है, या इनडिस्क्राइबेबल कह लीजिए तब भी सही है। तो इनफाइनाइट का हिंदी में अर्थ अनंत होता है, असीमित होता है, इनडिस्क्राइबेबल होता है, लिमिटलेस कह लीजिए तब भी सही है। कोई एक मीनिंग हम लिख लेते हैं, हम मीनिंग लिख लेते हैं इनफाइनाइट मतलब असीमित। इनफाइनाइट का मीनिंग आपको पता हो गया और सीमित हो गया। अब आप यह नहीं सोचिएगा कि हम तो आपको फाइनाइट वर्ब बता रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बता रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया। तो मैथमेटिक्स, अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आ गया कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स के इस क्वेश्चन से देखिए हम लोग कितना आसान बना देते हैं फाइनाइट वर्ब को समझना। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि इनफाइनाइट का मीनिंग होता है असीमित। और अब आप आगे बताएंगे कि जब इनफाइनाइट का अर्थ होता है
असीमित, तो बताइए फाइनाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा। अर्थात स्पष्ट हो गया कि इनफाइनाइट मतलब असीमित, तो फाइनाइट का मीनिंग हो जाएगा सीमित, और इनफाइनाइट के साथ हम वर्ब जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा असीमित क्रिया, और इसी प्रकार से फाइनाइट के साथ वर्ब जोड़ देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा सीमित क्रिया। और हमें पहचान करने आना चाहिए कि सीमित क्रिया किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। सीमित क्रिया को पहचान करने के लिए मैं आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे 5 एग्जाम्पल लिखता हूं और उन 5 एग्जाम्पल से सीमित क्रिया को आसानी से पहचान करने आपको आ जाएगा। 5 एग्जाम्पल हम लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है सी गोज टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाती है। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस है वी गो टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। हम फल खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमन हैज गॉन टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। अगला एग्जाम्पल है he was going to market to buy fruits। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है I shall go to market टू बाई फ्रूट्स। इस सेंटेंस में देखा जाए तो ये 5 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इसमें सबसे पहले सेंटेंस की बात की जाए, पहला सेंटेंस है सी गोज टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाती है। इसमें वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब है गोज टू। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई दूसरी क्रिया है इसमें? इसके अलावा दूसरी क्रिया है टू बाई। अर्थात इस पहले सेंटेंस में 2 क्रिया आई है। दूसरे सेंटेंस में देखा जाए तो क्रिया है गो टू और दूसरी क्रिया है टू बाई। तीसरे सेंटेंस में भी क्रिया है हैज गॉन टू और दूसरी क्रिया है टू बाई। चौथे सेंटेंस में क्रिया है वॉज गोइंग टू और दूसरी क्रिया है टू बाई। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें क्रिया है शैल गो टू और टू बाई। अर्थात देखा जाए तो ये 5 सेंटेंसेज है। इन सभी 5 सेंटेंसेज में 2-2 क्रिया आई हुई है। तो एक बात स्पष्ट हो गया कि ये 5 सेंटेंसेज लिखे गए हैं। इन सभी 5 सेंटेंसेज में 2-2 क्रिया आई हुई है। पहले सेंटेंस की बात की जाए, पहला सेंटेंस है सी गोज टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाती है। इसके सब्जेक्ट की बात की जाए, इसमें सब्जेक्ट है सी। मैं चाहता हूं कि सी को हटा करके सी के जगह पर दे लिख लिया जाए। तो अगर हम सी को हटा करके और दे लिख लेते हैं तो बताइए क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा? बिल्कुल। जैसे ही हम सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, सी की जगह पर दे लिख लेंगे, वैसे ही यह क्रिया गोज से बदलकर गो हो जाएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमने इस सब्जेक्ट को चेंज कर दिया तो यह क्रिया बदल गई। अर्थात यह क्रिया इस सब्जेक्ट के द्वारा सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। यह क्रिया
सब्जेक्ट को बदलने पर बदल जा रही है, तो निष्कर्ष के रूप में हमें मिल गया कि वह क्रिया जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदलने पर बदल जाए, वह क्रिया उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। मतलब इस क्रिया को हम कह देंगे कि यह है सीमित क्रिया। इसको आप व्यवहारिक तरीके से याद रखिए कि वह क्रिया जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदलने पर बदल जाती है, उस क्रिया को ही कह देते हैं सीमित क्रिया, अर्थात यह सीमित क्रिया कहलाएगी। लेकिन क्या इस सब्जेक्ट को बदलने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? जी नहीं, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आगे हम इसके अब टेंस की बात कर लेते हैं। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं चाहता हूं कि इसको पास्ट के इंडेफिनिट में बदल दिया जाए, तो क्या इसी सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही आप इसके टेंस को बदलेंगे तुरंत यह क्रिया बदल जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जैसे ही हमने टेंस को बदल दिया यह क्रिया बदल गई, मतलब यह क्रिया सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई, मतलब यह क्रिया सीमित क्रिया कहलाएगी। और आगे हमें यह भी पता हो गया कि जो क्रिया सेंटेंस के टेंस को बदलने पर बदल जाए उस क्रिया को हम सीमित क्रिया कह देते हैं। लेकिन क्या इसके टेंस को बदलने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। आप इसके टेंस को दिन भर बदलते रहिए, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसके सब्जेक्ट को दिन भर बदलते रहिए, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसके सब्जेक्ट को बदलेंगे तो यह क्रिया बदल जाएगी, इसके टेंस को बदलेंगे तो यह क्रिया बदल जाएगी। इसका मतलब है कि यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा भी सीमित हो गई और यह क्रिया सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई। तो इस क्रिया को हम कह देंगे कि यह है सीमित क्रिया। अर्थात व्यवहारिक तरीके से याद रखिए कि वह क्रिया जो सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न होती है या सेंटेंस के टेंस के द्वारा गवर्न होती है, उस क्रिया को ही हम सीमित क्रिया कह देते हैं। लेकिन लगे हाथ असीमित क्रिया भी समझते चलिए, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब हो और 3-4 इनफाइनाइट वर्ब दे दी गई हो, तो बाय मिस्टेक आप इनफाइनाइट वर्ब को फाइनाइट समझ बैठेंगे और गलती से आप सिंपल सेंटेंस को पहचान करने में गलती कर देंगे। इसलिए सीमित क्रिया के साथ साथ असीमित क्रिया भी समझते चलिए। तो असीमित क्रिया का भी डेफिनेशन हमें यहां से मिल गया कि वह क्रिया जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस दोनों को बदलने पर न बदले, उस क्रिया को हम सीमित क्रिया कहेंगे। देखिए, आप इसके सब्जेक्ट और इसके टेंस को दिन भर बदलते रहिएगा, यह क्रिया नहीं बदलेगी। लेकिन जैसे ही यह टेंस बदला है, यह क्रिया बदल गई है। आप इसके टेंस को दिन भर बदलते रहिए, यह क्रिया दिन भर बदलती रहेगी। इसके सब्जेक्ट को दिन भर बदलते रहिए, यह क्रिया दिन भर बदलती रहेगी। लेकिन सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव इस क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। अर्थात इस क्रिया को हम कह देंगे कि यह है असीमित क्रिया। और यह भी याद रखिएगा कि एक सिंपल सेंटेंस में असीमित क्रिया 2, 3, 4, 5, 8 कई हो सकती है, लेकिन सीमित क्रिया केवल एक ही होगी। तभी हम सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है वी गो टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। हम फल खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी। हम चाहते हैं वी को हटा करके और यहां पर ही लिख लिया जाए, तो क्या यह सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही सब्जेक्ट को बदलेंगे यह क्रिया बदल जाएगी, मतलब यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई। इस क्रिया को सीमित क्रिया कह देंगे। लेकिन आप इसके सब्जेक्ट को दिन भर बदलते रहिए, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके टेंस को बदलकर देख लीजिए। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं चाहता हूं कि इसको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में बना दिया जाए। जैसे ही आप इसके टेंस को बदलेंगे तुरंत यह क्रिया
बदल जाएगी, मतलब यह क्रिया सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी लिमिटेड होती है, अथवा सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड होती है, अथवा सेंटेंस के टेंस के द्वारा लिमिटेड होती है, तो हम उस क्रिया को कह देते हैं कि वह है सीमित क्रिया। यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा भी लिमिटेड है और सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी लिमिटेड है। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और टेंस दोनों के द्वारा लिमिटेड होगी तभी इसको हम सीमित क्रिया कहेंगे। चाहे सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो और चाहे टेंस के द्वारा लिमिटेड हो, तब भी यह क्रिया फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। लेकिन आप इसके टेंस को दिन भर बदलते रहिए, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस क्रिया को हम कह देंगे कि यह है असीमित क्रिया, इनफाइनाइट वर्ब कहा जाएगा। अगले एग्जाम्पल को देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रमन हैज गॉन टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। रमन फल खरीदने के लिए बाजार गया है। मैं चाहता हूं रमन के साथ अमन को भी जोड़ दिया जाए। अगर रमन एंड अमन कर देंगे तुरंत यह क्रिया बदल जाएगी, मतलब यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई। सीमित क्रिया इसे कहेंगे, लेकिन इसके सब्जेक्ट को बदलने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप टेंस भी बदल कर देख लीजिए। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, हम चाहते हैं इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बदल दिया जाए। जैसे ही इसके टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलेंगे तुरंत यह क्रिया बदल जाएगी, मतलब यह क्रिया सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी लिमिटेड हो गई, यह सीमित क्रिया कहलाएगी। लेकिन आप इसके टेंस को दिन भर बदलते रहिए, इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात स्पष्ट हो गया कि यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस दोनों के द्वारा गवर्न नहीं हो रही है, लिमिटेड नहीं है। इसे हम असीमित क्रिया इनफाइनाइट वर्ब कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है ही वॉज गोइंग टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। वह फल खरीदने के लिए बाजार जा रहा था। मैं चाहता हूं इसके सब्जेक्ट को चेंज कर दिया जाए और यहाँ ही है, यहाँ वी लिख लिया जाए। तो क्या अगर वी लिख लेंगे तो सेंटेंस सही होगा? जी नहीं। जैसे ही सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तुरंत यह क्रिया चेंज हो जाएगी, मतलब यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई, सीमित क्रिया कहेंगे। लेकिन क्या इसके सब्जेक्ट को चेंज करने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके सब्जेक्ट को चेंज करने पर इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसके टेंस को बदल लीजिए। सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मैं चाहता हूं कि इसको पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाए। तो क्या इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे ही बदलेंगे क्रिया यह बदल जाएगी। मतलब साफ है कि यह क्रिया सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी लिमिटेड है, लेकिन आप इसके टेंस को चाहे जितना बदलिए इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस क्रिया को कहेंगे असीमित क्रिया है और यह क्रिया सीमित क्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट और लास्ट है आई शैल गो टू मार्केट टू बाय फ्रूट्स। मैं फल खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है। मैं चाहता हूं आई के जगह पर ही लिख लिया जाए। जैसे ही लिखेंगे तुरंत यह क्रिया बदल जाएगी, यानी यह क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा लिमिटेड हो गई, सीमित हो गई, सीमित क्रिया कहलाएगी। लेकिन आप इसके सब्जेक्ट को बदल रहे हैं तब भी यह क्रिया नहीं बदल रही है। अब टेंस को बदलकर चेक कर लीजिए। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। मैं चाहता हूं कि इसको प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में बदल दिया जाए। तो जैसे ही टेंस बदलेंगे यह क्रिया बदल जाएगी। मतलब साफ है कि यह क्रिया सेंटेंस के टेंस के द्वारा भी लिमिटेड है, लेकिन इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात इस क्रिया को हम असीमित क्रिया कहेंगे। आई होप कि मेरे छात्रों को, मेरे प्यारे बच्चों को फाइनाइट वर्ब स्पष्ट हो गया होगा, साथ में इनफाइनाइट वर्ब भी स्पष्ट हो गया होगा। बाकी किसी प्रकार की समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बताया जाएगा और भी ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो। आगे हम बात करें तो
इस बात को हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को आपको समझा दिया, बता दिया, और यह कॉन्सेप्ट भी आप बना लीजिएगा व्यवहारिक तरीके से कि जो क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट को बदलने पर बदल जाती है उसे हम सीमित क्रिया कहते हैं, अथवा जो क्रिया सेंटेंस के टेंस को बदलने पर बदल जाती है उसे हम सीमित क्रिया कहते हैं। और सेंटेंस का सब्जेक्ट और टेंस तो बदलने सबको आता है। इसी के साथ यह भी याद रखिएगा कि जो क्रिया सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस दोनों को बदलने पर न बदले उस क्रिया को ही हम असीमित क्रिया अथवा इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। और एक सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब केवल एक होनी चाहिए, इनफाइनाइट वर्ब तो कई हो सकती है। इस बात को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, डेफिनेशन के रूप में आपको मिल जाएगा। आप फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन लिख लीजिए यहां से। फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन आपको मिल गया, द वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय द subject and tense of the sentence is called finite verb. By the subject and tense of the sentence is called finite verb. The verb that is limited by the subject and tense of the sentence is called finite verb. यहीं से आपको इनफाइनाइट वर्ब का भी डेफिनेशन मिल गया। The verb that is not limited by the subject and tense of the sentence is called infinite verb. तो यहां से फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन आपको मिल गया और फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि इतना बताने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी अगर आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को पहचान करने में, समझने में थोड़ी सी भी समस्या होगी तो मैं आपको एक इंडियन टेक्नोलॉजी बता देना चाहता हूं, एक और तरीके से मैं आपको बता दूं। और इस तरीके से आपको पहचान नहीं करना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको आ जाएगा। भूलना चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। एक और भी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं, जबरदस्ती वाला तरीका बता देता हूं, जान लीजिए और याद रखिएगा। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल और केवल 5 ही ऐसी क्रिया होती है जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, और 5 ही क्रियाएं ऐसी भी होती है जिन्हें हम इनफाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। और 5 क्रिया को याद रखना तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो आइए हम लोग उन 5 क्रियाओं को भी जान लेते हैं, उन 5 वर्ब्स को भी जान लेते हैं कि वह कौन कौन सी 5 क्रिया है जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, और वह कौन सी 5 क्रिया है जिसको हम इनफाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं।
आप जब भी वीडियो देखिए पेपर पेन लेकर के बैठिए, जो आपको लगे कि हमें नोट कर लेना चाहिए तो आप उसको नोट भी करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बाद में भी देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं आसानी से। बाकी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए। जान लीजिए ये 5 क्रियाएं होती है जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सी 5 क्रियाएं हैं जिसे हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं? पहली क्रिया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं और फर्स्ट फॉर्म तो पहचान करने सबको आता है, सभी लोग क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को आसानी से पहचान कर सकते हैं। अर्थात क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और दूसरी क्रिया है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। क्रिया के सेकेंड फॉर्म को भी हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं और क्रिया के सेकेंड फॉर्म से मुलाकात केवल आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना है। बाकी पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा कहीं भी आपको क्रिया की सेकेंड फॉर्म नहीं मिलेगी। इसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरी क्रिया है टू बी। और जैसे ही टू बी का नाम लिया जाए तुरंत आपको याद आना चाहिए कि टू बी का रेडीमेड फॉर्म होता है इज, एम, आर, वाज, वर। इज, एम, आर, वाज, वर को टू बी के रेडीमेड फॉर्म के नाम से जानते हैं। अर्थात टू बी को फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इनमें से कोई भी एक क्रिया एक सेंटेंस में हो तो एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक फाइनाइट वर्ब है तो सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस कहेंगे। चौथी क्रिया है टू हैव। और टू हैव की बात की जाए तो जैसे ही टू हैव आएगा तो आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि हैज, हैव, हैड, विल हैव तथा शैल हैव। टू हैव का रेडीमेड फॉर्म होता है हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव, जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक क्रिया दिखे अर्थात वह फाइनाइट वर्ब होगी और फाइनाइट वर्ब होगी तो उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। पांचवी और लास्ट क्रिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का नाम आपने सुना होगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, need not, dare not, used to, so on। ये सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में केवल एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मतलब एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक फाइनाइट वर्ब होगी तो उस सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अर्थात इन 5 क्रियाओं को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको पहले से याद है, पहले से जानकारी है, बस इसको दूसरे तरीके से याद रखना है कि केवल यही 5 क्रिया ऐसी होती है जिसको हम फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। और इसी बात को दूसरे तरीके से जान लीजिए कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में केवल इतनी ही क्रियाएं ऐसी है जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट अथवा सेंटेंस के टेंस को बदलने पर बदल जाती है। दैट इज वाई वी कॉल दीज वर्ब्स एज फाइनाइट वर्ब्स। आगे हम बात करते हैं इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। तो इनफाइनाइट वर्ब का दूसरा नाम होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब या इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। और केवल 5 क्रियाएं ऐसी होती है जिसको इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, जिसमें पहली क्रिया है जीरंट।
जैसे ही जीरंड का नाम लिया जाए तुरंत आपको यह याद आना चाहिए कि जीरंड बोले तो क्रिया का आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी ज्वाइन कर देंगे तो उसे ही जीरंड कह दिया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि कहीं भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो उसे हम जीरंड कह देंगे, बिल्कुल यह सही नहीं है। तो फिर हम जीरंड को कैसे पहचान करेंगे, कैसे समझेंगे, अब आगे अगले क्लास में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि जीरंड को इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, और इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब तो एक सिंपल सेंटेंस में कई हो सकते हैं, लेकिन सिंपल होने के लिए फाइनाइट वर्ब केवल एक होना अनिवार्य है। दूसरी क्रिया है प्रेजेंट पार्ट, और जैसे ही प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाए तुरंत आपके माइंड में यह बात आनी चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन यह पैदा हो गया कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही जीरंड भी कहा जाता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम कहते हैं। समस्या यह है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम कब जीरंड कहेंगे, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, इसकी बात हम लोग अभी आगे कर लेते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि जीरंड को इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। तीसरी क्रिया है पास्ट पार्टिसिपल, और जैसे ही पास्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तुरंत आपको यह याद आना चाहिए कि वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए आप उसको कह देंगे पास्ट पार्टिसिपल, नहीं, यह आपको पहचान करने आना चाहिए। चलिए इसके जान पहचान की बात हम लोग आगे कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। चौथी क्रिया है जो इनफाइनाइट वर्ब के नाम से हम जिसको जानते हैं वह है परफेक्ट पार्टिसिपल, और जैसे ही परफेक्ट पार्टिसिपल की बात की जाए तो तुरंत आपको याद आना चाहिए कि परफेक्ट पार्टिसिपल अर्थात हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को परफेक्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, कभी भी फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म नहीं आ सकता। और पांचवी क्रिया है इन्फिनिटिव। अभी 5 एग्जाम्पल हमने आपको लिखवाया था जिसमें कि हमने बताया था कि इन्फिनिटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस के द्वारा नहीं बदल सकता है। टू प्लस बाई आया हुआ था और 5 सेंटेंसेज में वह चेंज नहीं हुआ था क्योंकि वह इनफाइनाइट वर्ब थी, और इनफाइनाइट वर्ब कभी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट और सेंटेंस के टेंस के द्वारा संचालित नहीं होती है। पांचवी क्रिया इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब बोले तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। इन्फिनिटिव को इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब को हमने 2 प्रकार से बता दिया, और मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा।